Hello and welcome back to Let's Make GSAG. I am Kajal Upadhyay. So today we'll be discussing about the schedules of Indian Constitution और किस तरह से शेड्यूल्स जो हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। शेड्यूल्स होती क्या हैं? सबसे पहले तो आप ये जान लें, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट अंग, देखो ये आर्टिकल्स में भी मेंशन है बट इनको स्पेशली हाईलाइट किया गया है एज अ शेड्यूल्स, ठीक है। और कुछ बाद में जोड़ी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, जैसे कि शुरुआती जो हमारा संविधान था जो 1950 में लागू हुआ था, सिर्फ 8 शेड्यूल्स थी। बाद में धीरे-धीरे करके 4 शेड्यूल्स और उसमें जोड़ी गई है और उनके तहत कुछ आर्टिकल्स भी जोड़े गए हैं। बट शेड्यूल्स क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। हालांकि आपने देखा होगा कि कुछ चीजें हैं, मैं इसको मॉडिफाई करके फिर से बना रही हूँ, तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली जो शेड्यूल है, याद रखना, इस पे से यूपीएससी हो, पीसीएस हो या कोई भी बड़ा एग्जाम हो, एक क्वेश्चन शेड्यूल्स में से लिंक करके जरूर पूछेगा ही पूछेगा। आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देख लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा। तो इनको अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। चलते हैं। पहली जो शेड्यूल है उसका वो है नेम ऑफ द स्टेट यूटीज विद देयर टेरिटोरियल एंड जुरिस्डिक्शन। देखिए क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है कि स्टेट का नाम, यूटी का नाम, उनका जो जुरिस्डिक्शन होगा, उनका एरिया कितना है, कहाँ तक उनका एरिया है, उनके जुरिस्डिक्शन में क्या क्या आता है, और इवन नए स्टेट का जो फॉर्मेशन है वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। मान लो कि अभी क्या है, जम्मू कश्मीर क्या बन चुके हैं, यूटीज बन चुके हैं, यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं। दमन दीव और दादरा को मिला के एक नई टेरिटरी बनाया गया, जबकि वो पहले 2 थी, उनको मतलब मर्ज कर दिया गया। तेलंगाना जो लास्ट स्टेट फॉर्म हुआ था, वो कैसे हुआ, किस ग्राउंड पे कोई स्टेट फॉर्म होगा, ये सारी की सारी डिटेल इसमें दी गई हैं कि कोई भी नया स्टेट बनने का जो ग्राउंड है वो क्या होगा, जैसे कि लैंग्वेज होगा, फिजिकल कंडीशन होगा, इकोनॉमिक कंडीशन होगा। एक रीजन से कभी भी नया स्टेट नहीं बनता है, याद रखना। नहीं तो लैंग्वेज के हिसाब से पता नहीं कितने स्टेट बन जाते। जैसे कि उत्तराखंड और यूपी को ले लिया, हिल एरिया उत्तराखंड में चला गया, झारखंड और बिहार को ले लिया, ठीक है। तो मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो झारखंड अलग कर दिया ट्राइब एरिया के तौर पे। छत्तीसगढ़ को ले लो, एमपी से अलग कर दिया गया क्योंकि एमपी बहुत बड़ा स्टेट हो गया था, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन उसमें मिला के क्या किया गया है, सोशली, इकोनॉमिकली, लैंग्वेज, बहुत सारे जो ग्राउंड होते हैं वो होते हैं स्टेट के फॉर्मेशन में, यूटीज के फॉर्मेशन में। यूटीज में अगर कोई भी, यूटी जनरली क्या होती है, कोई भी डिस्प्यूट अगर होने की संभावना है तो सेंटर उसको क्या करती है, डायरेक्ट रूल करती है। इसी को बोला जाता है यूनियन टेरिटरी। दिल्ली इसीलिए यूनियन टेरिटरी है। जहां लगता है पीस हो गया, जैसे मान लो गोवा पहले यूटी था, अब उसको क्या बना दिया गया, स्टेट बना दिया गया, ठीक है। और सिक्किम का देख लो आप, ठीक है, हमारा पार्ट नहीं था वो कभी भी, बाद में हमारे यहाँ पे आया है बाहर से 1986 में। एक अलग ही, मतलब जो थी अलग ही कंट्री थी, और चाइना ने उस पर अपना कब्जा करने के बारे में सोचा, जैसे तिब्बत पे किया, तो उसने चाइना के पास जाने से बेटर समझा कि वो इंडिया के साथ में अपना क्या कर ले, मर्ज कर ले अपने आप को, ठीक है। तो इस तरह से जो स्टेट का फॉर्मेशन, स्टेट का नाम, एरिया, यूटीज का नाम, यूटीज का फॉर्मेशन, जो कुछ भी होता है वो आता है शेड्यूल फर्स्ट में, और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में ही दिया गया है, याद रखना, आर्टिकल 1 से 4 तक। अभी मैं पढ़ाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स में, जो कि अब 25 कहलाते हैं, ठीक है, डिवाइडेड है ना। तो ये उनमें ही क्या किया है, दिया गया है। अब बात करते हैं शेड्यूल 2, एमोल्यूमेंट, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस। किस किस के प्रिविलेज और अलाउंसेज की बात हो रही है, ये याद रखिए। कुछ स्पेशल जो पद हैं उनके बारे में बात हो रही है, इन पदों को नहीं भूलना है। क्वेश्चन में क्या करेगा, कोई एक एक्स्ट्रा डाल देगा, या ठीक है, हटा दे तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो दे रहा है वो तो है ही ना, लेकिन उसमें कुछ और अगर डाल दिया मान लो, तो फिर गलती हो जाएगी। समझाती हूँ कैसे। प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, सीएजी, लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। अब मैंने वाइस प्रेसिडेंट टर्म इसलिए यूज नहीं की क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट टर्म यहाँ नहीं यूज की है। राज्यसभा के जो चेयरमैन है, मतलब अपर हाउस के जो चेयरमैन है, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एज अ मेंशन है क्या, चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस या राज्यसभा, ठीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और लास्ट में सीएजी, इन सबको दिया गया है सेकंड शेड्यूल में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, लेजिस्लेचर के स्पीकर, चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है, और सीएजी और सारे गवर्नर। ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस शायद मैंने बोल ही दिया, तो इनको क्या करना है, आपने याद रखना है अच्छे से। थर्ड शेड्यूल, फॉर्म ऑफ ओथ्स और अफर्मेशन। अब इसमें किसके बारे में बात किया जा रहा है, अफर्मेशन और ओथ्स की जो बात की जा रही है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो भी कुछ हैं, या वो लोग जिन्होंने इलेक्शन के लिए अपने नाम दे दिए हैं उनके बारे में याद रखना। इसमें प्रेसिडेंट और क्या बोलते हैं, गवर्नर का जिक्र नहीं है। सेकंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट और गवर्नर का जिक्र है, स्टेट के गवर्नर्स का, थर्ड शेड्यूल में नहीं है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सीएजी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर है, लोकसभा, राज्यसभा, सब कुछ। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात की जा रही है। याद रखना ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कुछ बढ़ाया गया है, एमपीज एमएलएज को बढ़ाया गया है इसमें, और इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को हटाया गया है थर्ड शेड्यूल के अंदर। अब फोर्थ की बात करते हैं, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा यानी कि राज्यसभा में सीट जो अलॉट होती हैं उनको किस तरह से किया जाता है। मान लो 2/3 जो सीट है हर 6 साल में वो क्या होती है, नॉमिनेट हो जाते हैं, कौन इलेक्टेड होंगे, कौन स्टेट से लिए जाएंगे, कौन सेंटर से लिए जाएंगे, वो सारा का सारा डिटेल्ड है फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल्स की अगर बात करते हैं तो फिफ्थ शेड्यूल कहता है कंट्रोल ऑफ, फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है, कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। तो प्रोविजन है कि उसमें कैसे शेड्यूल एरिया और ट्राइब्स को जनरली मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है, उनके एरिया के लिए स्पेशल राइट है। अभी जैसे यूसीसी आया, उसमें भी ट्राइब्स को क्या किया गया है, उससे छोड़ा गया है कि यूसीसी के क्राइटेरिया में उत्तराखंड के जो कुछ ट्राइब्स हैं उन पे यूसीसी लागू नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ऐसे ही कुछ स्पेशल प्रोविजन होते हैं शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। सिक्स शेड्यूल में 4 स्पेशल राज्यों की बात की जाती है, इनमें से कोई भी एक हटा के पूछ लेगा, नागालैंड डाल दिया, ठीक है, या फिर अरुणाचल डाल दिया या कुछ, तो इनके नाम अच्छे से याद रखने, कुछ भी एक हटा के या बढ़ा के पूछता है और पूछा गया है तो 4 राज्य हैं, याद रखना। इनमें स्पेशल प्रोविजन है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, स्पेशल प्रोविजन है इनमें, किसके, एडमिनिस्ट्रेशन के। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर का। पावर 3 पार्ट में डिवीजन होता है पावर्स का, जैसे कि मैंने बार बार बताया, ठीक है। 3 लिस्ट है हमारी, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और लास्ट में है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, ये 3 लिस्ट में हमारी जो पावर्स है इनका डिवीजन होता है। तो पहले तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ये 97 था, ये 66 था, ये 47 था। अब ये जो एट प्रेजेंट है ये है, मैंने प्रीवियस क्लास में इसको बताया था ये 100 था, लेकिन अभी ये कितना है, 98 है, ये 59 ही है और ये 52 है। रेड मार्क से जो किया है वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब था और अभी इतना है। ये होता क्या है डिवीजन ऑफ पावर, वो समझाती हूँ मैं, कि इतने मैटर्स पे क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, इतने मैटर पर स्टेट गवर्नमेंट, और इतने मैटर्स पर दोनों मिलके क्या है लॉज बना सकती हैं। जैसे शिक्षा पे दोनों मिलके बना सकती हैं, ठीक है। अगर डिफेंस की बात की जाए, हमारे जो आर्मी है, पैरामिलिट्रीज है, इन पे सेंटर लॉ बनाएगा। स्टेट पे पुलिस पे कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा, स्टेट पुलिस पे। तो इस तरह से एग्जाम्पल के साथ इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिवीजन ऑफ पावर्स। अब बात करते हैं लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी भाषाएं हैं, प्रेजेंट में 22 है, लेकिन कैसे कैसे 14, 4 और 4 इजिकल टू 22। जब मूल संविधान बना तो 14 थी, फिर 4 जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई, 22 भाषाएं हैं, ठीक है।
डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, ये लास्ट 4 भाषाएं हैं, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या की गई हैं, ऐड की गई। याद रखना, डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं लास्ट में ऐड की गई हैं। और 2011 में पहले उड़िया भाषा को ना ऐसे उड़िया लिखा जाता था, उड़िया लैंग्वेज, अब उसको कर दिया क्या है, ओडिया। ये इस पे भी पूछा जाता है, इस शब्द को रिप्लेस कर दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे याद नहीं आ रहा किस एग्जाम में, इसलिए मैं बता रही हूँ, इससे इन 2011, ठीक है। अब उड़िया की जगह ओडिया आने लगा है, ठीक है। अब उड़ीसा की भाषा है बेसिकली। चलते हैं आगे। 9th शेड्यूल, ये मूल संविधान में क्या थी, नहीं थी, मूल संविधान में 9th शेड्यूल नहीं थी। याद रखना, 9th शेड्यूल जो है, 9th शेड्यूल ये जोड़ी गई है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट अमेंडमेंट 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 1951 में। अब इसके प्रोविजन क्या है, फर्स्ट शेड्यूल जोड़ी, 9th शेड्यूल जोड़ी गई है कब, मैंने बताया था जैसे कि 8 ही जो शेड्यूल थी मेन संविधान में थी, 9वीं बाद में जोड़ी गई है, 4 बाद में जोड़ी गई है। इसके जो मेन वो थे, ये इसका काम क्या था, डील विद लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी। ये जो भू सुधार कानून लेके आया, ये मैंने बताए थे, कुछ आंदोलन बताए हैं मैंने अभी किसान आंदोलन के साथ साथ, उसी जैसे जो आंदोलन थे उनका परिणाम था ये रिफॉर्म, ये शेड्यूल संविधान में जोड़ा जाना। और इसमें जमींदारी को क्या कर दिया गया था, एबोलिश, क्योंकि जमींदार बहुत क्रश करके रहते थे, तेलंगाना थे, भागा भी मूवमेंट मैंने बताए थे ना प्रीवियस क्लास में भी, देखना आप किसान आंदोलन वाली क्लास आप जरूर देखना, तब आपको समझ आएगा कि क्यों इसकी जरूरत हुई। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, इसको हटाया गया, जमींदारी को एबोलिश किया गया, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म्स की जो है बात की गई, और इनको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या किया गया, हाईलाइट किया गया, जिसको कि 9th शेड्यूल में जो के तौर पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया, पहला अमेंडमेंट करके 1951, ठीक है। सरकार आते ही, मतलब 1951-52 में सरकार बनी थी, ठीक है, 52 तक, लेकिन इलेक्शन 1951 में ही होने शुरू हो गए थे, तो पहला अमेंडमेंट लगभग 1 साल में ही संविधान बनने के बाद कर दिया गया, ठीक है। अब 10वां शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो, जिसके नाम में ही डिफेक्शन है, मतलब डिफेक्टेड वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया 52 अमेंडमेंट एक्ट था ये, 52 1985 में, राजीव गांधी थे उस टाइम पे, इसको जोड़ा गया, ठीक है, इसको क्या किया गया, जोड़ा गया 52 अमेंडमेंट, ठीक है। एक क्यों जोड़ा गया, पहले क्या करते थे नेता ना, एक ही इलेक्शन के दौरान आज बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, जनता दल में, मतलब बीजेपी का तो खैर उतना खास कॉन्सेप्ट नहीं था, जनता दल वगैरह ये सब के नाम से वो था पॉपुलैरिटी, ठीक है। तो राजीव गांधी जी थे उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया था कि कोई भी नेता, हरियाणा का एक नेता था गयालाल, ठीक है, तो गयालाल के संदर्भ में आए, रातों रात एक पार्टी से दूसरी पार्टी, फिर वापस उसी पार्टी में, एक ही इलेक्शन के दौरान, इससे क्या थे, पार्टी के जो सीक्रेट थे वो क्या होने का चांसेस था, लीक होने का चांसेस था। तो इसको सेंटर ने खतरनाक पाया डेमोक्रेसी के लिए, और इसके तहत एक कानून बनाया राजीव गांधी जी ने। तो गयालाल के संदर्भ में एक टिप्पणी भी एनसीईआरटी की बुक में, आया राम गया राम, आप पढ़ना उसको, 12th क्लास की सेकेंड बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें पढ़ना आप इसको। तब ये डिफेक्शन लॉ आया कि अगर कोई भी नेता एक इलेक्शन के दौरान जल्दी जल्दी दल बदलता है, डिफेक्शन मतलब दल बदल कानून, ठीक है, जल्दी जल्दी दल बदलता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शन से भी और लेजिस्लेचर के इलेक्शन से भी। अब वो दोनों इलेक्शन में एटलीस्ट उस टाइम के लिए तो नहीं लड़ पाएगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए, कि अगर वो एक ही चुनाव के दौरान क्या कर रहे हैं, बार बार पार्टी बदल रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार जी ने क्या किया है, लेकिन उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, पहले वो क्या थे, एनडीए का सदस्य थे, ठीक है, फिर वो लालू जी के साथ चले गए जदयू में, फिर उसके बाद वो अब क्या है, बीजेपी में आ गए हैं वापस। लेकिन उन्होंने सेम इलेक्शन के दौरान ऐसा नहीं किया, ये बात आप याद रखना, उन्होंने पहले किया 2019 के आसपास में, ठीक है, हाँ, कि वो बीजेपी के साथ थे, फिर उन्होंने अलायंस तोड़ दिया। अब इलेक्शन नए आने वाले हैं, अगर इलेक्शन में
वो बीजेपी से आने के बाद वापस से जदयू में जाते हैं, किसी और अलायंस में जाते हैं, नहीं मखाना खाऊंगा, नहीं किसमिस खाऊंगा, तो ये वो वाली चीज अगर करते हैं तो वो क्राइटेरिया सेट हो जाएगा उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। और क्योंकि उन्होंने रिसेंट में ऐसा किया है कि फटाफट वो पार्टीज बदल रहे हैं, हालांकि उन्होंने एक इलेक्शन के दौरान नहीं बदला ऐसा, पर बदली है इसीलिए उनको बुलाया गया है। इलेक्शन के दौरान बदलते तो डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाता उनका, ठीक है। तो हालांकि उन्होंने ऐसा, हालांकि है तो वो भी मुझे लगता नहीं है कि मतलब लीगल टाइप्स में उन्होंने कुछ काम किया या हरकत है ऐसी उनकी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और इस पे क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि नीतीश कुमार ने किया, प्रेजेंट सिनेरियो में है, तो हो सकता है शेड्यूल में इस बार यहीं से पूछ लिया जाए, हो सकता है 9 से भी लिया जाए क्योंकि किसानों से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, जमींदारी एवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो प्लीज आप बहुत ध्यान से इनको पढ़ना, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है कि अगर आप एक ही इलेक्शन के दौरान रातों रात पार्टीज बदल रहे हैं, रातों रात इन द सेंस कि एक ही इलेक्शन के दौरान बदल रहे हैं, तो यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है, अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। चलते हैं, अब बात करते हैं पंचायत। मैंने 3 टायर गवर्नमेंट की बात की थी, है ना, जब मैंने सैलिएंट फीचर बताए थे गवर्नमेंट के, तो मैंने 3 टायर गवर्नमेंट की बात की थी। इंडियन गवर्नमेंट कैसी है? 3 टायर। देश विश्व के सभी संविधानों में से बहुत ही कम संविधान है जिनके पास 3 टायर गवर्नमेंट है। मैं तो मानती हूँ शायद इंडिया ही है। चलिए बाकी आप एक बार रिव्यू चेक कीजिएगा, ठीक है। तो 3 टायर गवर्नमेंट होती क्या है? यूनियन, स्टेट मतलब यूनियन यानी सेंटर, स्टेट एंड दी लोकल गवर्नेंस। हमारे यहाँ लोकल गवर्नेंस क्या है? क्या है लोकल गवर्नेंस? पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, जिनसे जनता का क्या होता है? सीधा संपर्क होता है। एक्चुअल में तो इनको पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल जाना चाहिए था, क्योंकि भाई हम डायरेक्ट तो जाके सबसे नहीं मिल सकते, है ना। इनसे हमारा डायरेक्ट क्या है? कनेक्शन होता है। तो अब बात करते हैं पंचायत की। पहले पंचायत संविधान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, ठीक है। पंचायत यानी किसकी बात हो रही है? रूरल लोकल गवर्नेंस की। किसकी बात हो रही है? रूरल लोकल गवर्नेंस की बात हो रही है, ठीक है। एक सेकेंड मैं यहां लिख देती हूँ। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, ये इसके लिए, ठीक है। अब इसको कब जोड़ा गया? ठीक है, इसको जोड़ा गया 73 अमेंडमेंट करके 1992 में। इसको जोड़ा गया 74th यानी सेम टाइम पे 74th अमेंडमेंट करके सेम ईयर 1992 में। ये दोनों को 1992 में लेके आया गया है। याद रखना, लोकल गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़कर। 11वीं अनुसूची ग्रामीण शासन की बात करती है, पंचायत की बात करती है, और 12वीं करती है शहरी शासन की, प्रशासन की, सॉरी, ठीक है। इन दोनों को अब कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है। इनको कुछ पावर्स दी गई है कुछ मैटर्स पर लॉज बनाने के लिए। पंचायत को 29 मैटर्स पर लॉज बनाने का अधिकार है और म्युनिसिपैलिटीज को 18 पर। ये इसी तरह से हो गया जैसे इन यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में लॉज बन रहे हैं ना, तो इनको लोकल लेवल पे कुछ जो सब्जेक्ट हैं, मैटर्स हैं, वो दिए गए हैं कि आप इन पे क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। इन पर कानून बनाने की इनको पावर दी गई है और इसको क्या किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनली जोड़ा गया है एज अ शेड्यूल 11th और 12th 1992 में 73rd अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट। और कुछ इसमें स्पेशल चीजें हैं जैसे कि SC/STs के लिए सीट रिजर्व की गई है, इसमें 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है, दोनों में, पंचायत में भी और म्युनिसिपैलिटीज में भी, ठीक है। तो ये सब, हालांकि ये तो अब लोकसभा में भी बिल आ चुका है ना कि 1/3 सीट रिजर्व की जाएगी महिलाओं के लिए लोकसभा में, है ना। तो इस तरह से क्या है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है इन रिकमेंडेशन के साथ, क्योंकि भाई ग्रामीण क्षेत्र SC/ST से भरा होता है ज्यादातर, तो उनकी सीट का रिजर्वेशन जरूरी है और वहीं पे ज्यादातर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अभी फिलहाल में वो रिजर्वेशन खत्म करने की भी बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने उसका बेनिफिट ले लिया है, ताकि उन लोगों तक बेनिफिट पहुंचाया जा सके जिनको उसका बेनिफिट नहीं मिला है। मान लो कोई SC या ST कैटेगरी से, उसकी फैमिली में कोई IAS है या PCS है,
है ना? मैं इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? अब उनको रिज़र्वेशन मिल गया, अब उन्हीं की फैमिली को मिलता चला जाएगा, बाकी जो एससी-एसटीज़ हैं वो पीछे छूट जाएँगे। तो ऐसे में क्या किया है क्या करने की बात की जा रही है कि जिनको रिज़र्वेशन मिल चुका है, उनसे अपील की जाती है कि वो अपने आप आगे रिज़र्वेशन छोड़ दें और दूसरों का नंबर आने दें, और जो कि बिल्कुल वैलिड भी है और बिल्कुल सही भी है, ठीक है? सोसाइटी के जो पुअर क्लास थी, लोअर क्लास थी, उसको अप करने के लिए ये क्या किया गया था? रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है ना? तो वो बात की गई है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी दलित है या एससी-एसटीज़ है जहाँ तक रिजर्वेशन जो है वो पहुँच ही नहीं पा रहा है और वो अभी भी पीड़ित है इन चीज़ों से, है ना? तो उन तक पहुँचाने की बात की गई है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसको पहली बार बात की थी कि रिजर्वेशन जो सेंटर ने दिया है एससी-एसटीज़ का, हम उसमें भी और रिजर्वेशन करके कुछ और क्लासेस को क्लासिफाई करके कास्ट को और एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देंगे, तब ये मैटर कोर्ट में गया था, ठीक है? अब कोर्ट में ये बात की गई है कि जिनको मिल गया उनका खत्म करो और जिनको मिलना है जिनको नहीं मिला है, जो अभी तक वंचित है, उनको आगे आने दो। तो ये इम्पोर्टेंट शेड्यूल थी, फर्स्ट थी यूनियन और स्टेट, उसका नाम, उसका जो मतलब जुरिडिक्शन है स्टेट और यूटीज का, वो क्या कहता है। दूसरे में है आपका जो मतलब ये आपका एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड प्रिविलेजेस के बारे में है। पर्टिकुलर मैंने बताया था, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, और आपका लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और सीएजी। इसमें हमने बात की थी ओथ्स की, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट और गवर्नर इसमें नहीं शामिल हैं। सीएजी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल हैं, हाई कोर्ट के जजेस शामिल हैं। जिन कैंडिडेट ने अपना नाम नॉमिनेट करा दिया इलेक्शन के लिए, वो कैंडिडेट इसमें शामिल है। फोर्थ, राज्यसभा में सीट का एलोकेशन कैसे होता है ये बताता है। फिफ्थ कहता है कि स्पेशल प्रोविजन है शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। सिक्स शेड्यूल कहता है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, यहाँ के जो ट्राइबल एरिया है और ट्राइब्स है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन के। सेवेंथ शेड्यूल बोलता है डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। एट्थ लिस्ट कहता है हमारी लैंग्वेज, जो 14 थी पहले, फिर 18 हुई, अब 22 है। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली लास्ट में जोड़ी गई। नाइन्थ शेड्यूल कहता है जमींदारी को खत्म कैसे किया गया, ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ दी जमींदारी प्रथा। और लैंड रिफॉर्म की बात करता है। पहला अमेंडमेंट एक्ट 1951 में नाइन्थ शेड्यूल के तौर पे जोड़ा गया। 10th शेड्यूल हमारी जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, यानी दल बदल कानून का बनाती है और दल बदल का विरोध करता है। और एज अ 10th शेड्यूल उसको 1985 में एज अ 52 अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा गया, अमेंडमेंट जोड़ा गया। टेंथ हो गया, सॉरी। 11th शेड्यूल की अगर बात करें, पंचायती राज की बात करता है। पंचायती राज को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है, जिसमें महिलाओं और एससी-एसटीज के लिए 1/3 रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है, ठीक है। और इनको 29 मैटर्स पे लॉज बनाने का क्या है, राइट दिया गया है। 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है। 18 मैटर्स पे ये क्या बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, और इनमें भी सेम रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट एससी-एसटी का रखा गया है। ये दोनों ही अमेंडमेंट 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनली ऐड किए गए हैं एज अ शेड्यूल। थैंक यू, आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।